हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी केमिकल बॉन्डिंग। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग क्या है कि जब भी दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो ये एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे आने के बाद एक दूसरे से बॉन्डेड हो जाते हैं। सपोज दीज आर द टू एटम्स, ये दो एटम्स हैं, ये एक दूसरे के पास आएंगे और एक सर्टेन डिस्टेंस पे आके इनके बीच एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करने लगता है और जिस अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये दोनों एटम एक दूसरे से बॉन्डेड हो जाते हैं एंड वी से दैट देयर इज केमिकल बॉन्ड बिटवीन दीज टू एटम्स। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या है? दो एटम्स एक दूसरे के पास आए, दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स स्टार्ट हुआ और इस अट्रैक्शन फोर्स ने दोनों एटम को एक दूसरे से बांधे रखा और इस अट्रैक्शन फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। अब जब भी हम केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें जानना है इसके हिस्ट्री के बारे में, कैसे इसकी स्टडी स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले लोगों ने ये जानना स्टार्ट किया कि क्यों ऐसा होता है कि दो एटम आपस में केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। क्यों ऐसा होता है? दो एटम आए और एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हो गए, इनके बीच अट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। क्यों ऐसा होता है कि कुछ एटम तो बॉन्ड बनाते हैं लेकिन कुछ दूसरे टाइप के एटम जब एक दूसरे के क्लोज विसिनिटी में आते हैं तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है? ऐसा क्यों होता है? या अलग अलग एटम्स अलग अलग तरह के बॉन्ड्स का फॉर्मेशन क्यों करते हैं? इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए अगर हम देखें तो साइंटिस्ट लोगों ने एटम के जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर हैं उस पर फोकस करना स्टार्ट किया और जब उन्होंने एटम के फंडामेंटल स्ट्रक्चर पर फोकस करना स्टार्ट किया तो कुछ बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बातें निकल कर आई। तो इस डेवलपमेंट के सीरीज़ में तो कई लोग थे लेकिन जो जिनका सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है उसमें एक हैं लुईस, कॉसेल एंड लुईस। कॉसेल और लुईस ने सबसे पहले बताया कि दो एटम एक दूसरे के पास बॉन्ड इसलिए फॉर्म करना चाहते हैं क्योंकि दोनों एटम अपने वैलेंस सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को मेंटेन करना चाहते हैं। लुईस ने एटम के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हुए एक्सप्लेन किया था कि हम बेसिकली एटम के स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट के अंदर न्यूक्लियस और इनर्ट कोर है जिसे उन्होंने कर्नल नाम दिया। कर्नल के अंदर न्यूक्लियस आ जाता है जो पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन्स जो किसी भी तरह के केमिकल बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता है और द सेकेंड पार्ट इज़ द वैलेंस सेल विच पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शन। लुईस ने फिर एटम को एक्सप्लेन करते हुए बताया कि जो कर्नल पार्ट है वो तो सेंटर में है जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और इनर्ट इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिस क्यूबिकल स्ट्रक्चर के सेंटर में कर्नल पार्ट प्रेजेंट होता है और इस क्यूबिकल स्ट्रक्चर के 8 कॉर्नर्स पे 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जब ऐसा अरेंजमेंट होता है तो एटम स्टेबल होता है। इसी को इन्होंने नाम दे दिया ऑक्टेट रूल और इन्होंने अपने केमिकल बॉन्डिंग के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दिया। हम जानते हैं थ्योरी क्या होता है, जिससे हम मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकें। अगर हम मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करें और वो एक्सप्लेनेशन सही हो जाता है। अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी क्या है? जब भी कोई थ्योरी दिया जाता है तो किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, नेचर की किसी फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए, और अगर वो फेनोमेना एक्सप्लेन होता है नेचर में उस थ्योरी की हेल्प से तो थ्योरी एक्सेप्टेबल रहता है और नहीं तो उस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो कॉसेल और लुईस ने एक थ्योरी दिया कि जितने भी एटम्स हैं वो सारे एटम्स के अंदर दो पार्ट होते हैं बेसिकली। एक पार्ट कर्नल और न्यूक्लियस होता है और दूसरा पार्ट एक क्यूबिकल, उन्होंने हाइपोथेटिकल क्यूबिकल स्ट्रक्चर एज्यूम किया जिसके सारे कॉर्नर्स पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर 8 होते हैं, अगर इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 हो जाता है तो ये स्टेबल होते हैं और अगर ये 8 नहीं होते हैं तो ये स्टेबल नहीं होते हैं। नेचर के अंदर जितने भी एटम्स हैं वो आपस में केमिकल रिएक्शन करके इस 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करना चाहते हैं। इसी को बाद में नाम दिया गया ऑक्टेट रूल।
तो इस 8 इलेक्ट्रॉन के कन्फिग्रेशन को अटेंड करने के लिए एटम के पास बेसिकली 2 ऑप्शंस होता है। जैसे अगर हम सोडियम एटम को देखें तो सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 होगा। इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में सोडियम एटम अपने एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके Na+ कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है और इस Na+ कैटायन के फॉर्म में सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 28 हो जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें यहाँ पे अगर हम सोडियम एटम को देखें, सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 है। अगर ये इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 28 का अचीव कर लेता है। तो इसके अंदर सोडियम एटम के अंदर ऑक्टेट को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना ज़रूरी है। अगर हम क्लोरीन एटम को देखें तो क्लोरीन एटम एटॉमिक नंबर 17, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 287। इसे अगर अपना ऑक्टेट पूरा करना है, इसे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इस एक इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करता है और कन्वर्ट हो जाता है Cl नेगेटिव में 288। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन इन एटम्स के ऑक्टेट को पूरा करने में हेल्प करते हैं, इसलिए दे लूज़ एंड गेन इलेक्ट्रॉन। सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसे एटम्स की बात करें, जैसे अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो हम इसे इस कंसेप्ट से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस केसेस में हर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इफ़ वी सी हियर ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 26। इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। दूसरे ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यही होगा। दूसरे ऑक्सीजन एटम को भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो दोनों ही केसेस में ना तो ये ऑक्सीजन लूज़ कर सकता है ना ये, दोनों में से कोई भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं कर सकता है, लेकिन दोनों को मॉलिक्यूल फॉर्म करके अपने आप को स्टेबलाइज करना है नेचर के अंदर। तो इनके पास ऑप्शन बचता है कि चलो ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। शेयरिंग करने से तुम भी स्टेबल हो जाओगे और मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा और दोनों ऑक्सीजन की शेयरिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। उस केसेस में अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स को देखें, ये ऑक्सीजन एटम, इस ऑक्सीजन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम डिनोट करें, ये ऑक्सीजन, दूसरे भी ऑक्सीजन आएंगे, उनके पास भी इलेक्ट्रॉन होगा। इन्हें भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इस वाले ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। दोनों शेयरिंग के कंसेप्ट को यूज़ करेंगे कि चलो ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं, जिससे मेरा भी ऑक्टेट पूरा हो जाए और तुम्हारा भी ऑक्टेट पूरा हो जाए। देन दे शेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमें मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना है तो हमारे पास 2 टूल्स हैं। पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों 2 एटम केमिकल बॉन्ड को फॉर्म करते हैं, व्हाई दे फॉर्म केमिकल बॉन्ड, क्यों एक दूसरे के पास आके बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। आंसर जो अभी तक के थ्योरी से हमने समझा है वो है कि दे वांट टू कंप्लीट दियर ऑक्टेट, इन्हें अपने ऑक्टेट को पूरा करना है। इस ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इनके पास 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 या तो शेयर करो इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सेकेंड लूज़ करो या गेन करो। इन दोनों ही ऑप्शन से हम किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं और ये एक्सप्लेनेशन वैलिड है। इस वजह से ये जो ऑक्टेट रूल की थ्योरी है ये काफ़ी हद तक एक्सेप्टेबल है। हालांकि आगे जाके इसके अंदर भी कई ऐसे कंपाउंड्स, क्योंकि हमें पता है हर डे नया कंपाउंड डिस्कवर हो रहा है और हर कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम इन थ्योरीज़ का हेल्प लेते हैं
और अगर ये थ्योरीज उस मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, देन वी से दैट दीज थ्योरीज आर लिमिटेड अप टू दिस बाउंड्री लाइन। इस बाउंड्री लाइन तक ये थ्योरी लिमिटेड है, इसके बाद इस थ्योरी का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो चूँकि इन सारे सिंपल मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन को हम इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर और लुईस मॉडल से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑक्टेट रूल से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसलिए वैलिड है। हमारे क्लास में, क्लास 11th में ये रेलिवेंट इसलिए है क्योंकि हमें बेसिकली समझना है कि कैसे मॉलिक्यूल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये एक्सप्लेनेशन था लुईस मॉडल का, लुईस मॉडल ऑफ केमिकल बॉन्डिंग का। इस मॉडल की हेल्प से हम कुछ मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे O2 के फॉर्मेशन को, NaCl के फॉर्मेशन को, लेकिन इस मॉडल के हेल्प से कई लिमिटेशंस। नेक्स्ट है लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। कैसे हम किसी भी मॉलिक्यूल का लुईस रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो उस लुईस रिप्रेजेंटेशन के लिए लुईस ने कुछ रूल्स बताए हैं, जिस रूल्स को समझना है हमें। इसमें पहला रूल्स है, पहला काम ये करना है कि हमें जितने भी पार्टिसिपेटिंग एटम्स हैं मॉलिक्यूल के अंदर, एक से तो बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता, कम से कम 2 चाहिए, 2 एटम हो, 3 एटम हो, 4 एटम हो, डायटोमिक, ट्राइटोमिक, टेट्राएटोमिक, जितने भी एटम्स मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सभी एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमें काउंट करना है। क्या करना है हमें? जितने भी एटम मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सभी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करने के बाद हमें अगला स्टेप करना है कि अगर मॉलिक्यूल नेगेटिवली चार्ज है तो टोटल जितने भी हमने काउंट किए थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज कर देना है। अगर पॉजिटिवली चार्ज है मॉलिक्यूल, उस केस में जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने काउंट किए हैं उसमें 1 इलेक्ट्रॉन को कम कर देना है। पहला एक बार फिर से रिवाइज कर लें। पहला काम ये करना है कि जितने भी एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में, उन सभी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर देना है। अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रखना है एज इट इज़। अगर मॉलिक्यूल्स नेगेटिवली चार्ज है, उस केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 इंक्रीमेंट करना है। अगर 1 नेगेटिव चार्ज है और 2 नेगेटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना है, एज एंड सो ऑन। अगर पॉजिटिव चार्ज है मॉलिक्यूल के ऊपर तो हमें इलेक्ट्रॉन्स के काउंट को कम कर देना है। अगर 1 पॉजिटिव चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम कर देना है। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम कर देना है। पहले ये काम करना है। सेकेंड स्टेप में हमें सारे जितने भी एटम्स कंबाइन हो रहे हैं मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में, उनका केमिकल सिंबल पता होना चाहिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है जिसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन है, तो हमें पता होना चाहिए कि कार्बन का सिंबल C है और ऑक्सीजन का सिंबल O है। इस सिंबल को जानने के बाद हमें या तो पहले से पता हो, एक रफ़ आइडिया हो मॉलिक्यूल का, या फिर रफ़ आइडिया मीन्स शेप, मॉलिक्यूल के शेप के बारे में एक रफ़ आइडिया हो, या अपने माइंड से इंटेलिजेंटली, अगर हम देखें वर्ड तो एग्जैक्टली अपने इंटेलिजेंसी से मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को इमेजिन करके हमें एक रफ स्ट्रक्चर बनाना है मॉलिक्यूल का। और हमने जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किए थे, उन सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड पेयर सारे पार्टिसिपेटिंग एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट किया, नेगेटिव होने पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 बढ़ाया। अगर 1 नेगेटिव चार्ज है, जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाएंगे। पॉजिटिव चार्ज होगा तो उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम रिड्यूस करेंगे। उसके बाद हमें सारे एलिमेंट्स जो मॉलिक्यूल और कंपाउंड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबका हमें केमिकल सिंबल पता होना चाहिए। और जब हमें सबका केमिकल सिंबल पता होगा तो उसके बाद हमें अपने इंटेलिजेंसी से, या तो हमें पता हो या फिर अपने इंटेलिजेंसी से एक रफ स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है मॉलिक्यूल का, और सारे एटम्स के बीच एक इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। कहाँ में से?
जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने काउंट करके रखा है उसमें से। जब हम ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, एक एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमारे पास अभी भी इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हो रहा है, अभी भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचा है। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या जितने भी पार्टिसिपेटिंग एटम्स हैं क्या उनका ऑक्टेट पूरा हुआ। अगर ऑक्टेट किसी एटम का पूरा नहीं हो रहा है तो क्या इलेक्ट्रॉन पेयर को ऐड करने पे एज अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऐड करेंगे दैट विल बी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पूरा करने से ऑक्टेट पूरा हो रहा है। अगर ऑक्टेट पूरा होगा तो हम मल्टीपल बॉन्ड बनाएंगे उस एटम के साथ जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा होगा। मल्टीपल बॉन्ड बना दिया, सबके ऑक्टेट पूरे हो गए, अब भी इलेक्ट्रॉन्स बच चुके हैं, उस केसेस में हम इस इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर के फॉर्म में, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में एटम्स के पास एटम में शो करेंगे।